स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम बात कर रहे हैं बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट इको 401 की, और इस सब्जेक्ट में हम आज बात करेंगे लेसन नंबर 26 की। लेसन नंबर 26 जो है हमें बता रहा है केंद्रीय और क्लासिकल इकोनॉमीज़ में क्या फ़र्क है। 3 तरह के फ़र्क है, मैं बताता हूँ, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले लेक्चर की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अच्छा, इसमें 3 तरह के फ़र्क है जनाब। सबसे पहला है लेबर मार्केट का फ़र्क, दूसरा है मार्केट फॉर लोनेबल फंड, और तीसरा है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के फ़र्क में सबसे पहला जो फ़र्क है वो है लेबर मार्केट। अब इसमें क्लासिकल व्यू क्या कहता है? क्लासिकल व्यू सादा लफ्ज़ों में ये बताता है कि देखिए, अगर आपकी कंट्री में, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में, लेबर ज़्यादा हो जाती है, जब लेबर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? तो उसकी प्राइस जो है, वेज रेट जिसको कहते हैं, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमें पता है जब चीज़ें ज़्यादा मिकदार में हों तो उनकी कीमत क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है। ठीक है, इसी तरह वेज रेट का है। सादा से डिमांड के असूल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अब जब उनकी प्राइस कम हो जाएगी तो क्या होगा? फर्म ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को हायर करने की कोशिश करेगी। क्यों हायर करने की कोशिश करेगी? क्योंकि भाई लेबर सस्ते में मिल रही है उसे, फर्म को, तो इस वजह से ज़्यादा फर्म लेबर को रख लेगी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट से यही थी ना कि देखिए ज़्यादा लेबर हो गई थी। अब जब ज़्यादा लेबर हो गई और उसकी प्राइस कम हो गई तो फर्म ने ज़्यादा लेबर रख ली। तो जो ज़्यादा लेबर हुई थी वो एक तरह से सिचुएशन क्या हो गई? कोप हो गई, सिचुएशन मैनेज हो गई, ख़त्म हो गई। जी जनाब, आगे है इसका ग्राफ। ग्राफ में देखें, ये है सप्लाई कर्व। ये जो है ये सप्लाई कर्व है, ये वाली, ठीक है। ये लेबर की सप्लाई बता रही है। और सबसे पहले ये बता दूं कि ये WL स्पेस में बनी हुई है, यानी वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास W है यानी वेजेस हैं, और हॉरिजॉन्टल पे लेबर है, ठीक है। तो ग्राफ की बेसिक्स आपको पता है कि यहाँ पे कम होगी तादाद वेजेस की, यहाँ ज़्यादा, और यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, ऐसे ही है ना। और यहाँ पे लेबर की तादाद कम होगी, यहाँ उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक रिपीट कर दी। अच्छा, ये सप्लाई कर्व थी। सबसे पहले जो लेबर थे वो यहाँ है, वेज रेट। अब लेबर की सप्लाई बढ़ गई, देखिए यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, बनिस्बत इसके। तो यहाँ अब जब लेबर की सप्लाई बढ़ी तो होता क्या है कि यानी लेबर जो है वो ज़्यादा तादाद में हो गई, ठीक है। सप्लाई बढ़ने से मुराद यही है ना, लेबर ज़्यादा तादाद में हो गई। लेबर ज़्यादा तादाद में हो गई तो हमें ये पता है कोई भी चीज़ जब ज़्यादा तादाद में हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब लेबर की वैल्यू कम होने से मुराद ये है कि उसका वेज रेट, यानी जो वो काम करता है उसके काम करने की जो उजरत है वो उसे कम मिलेगी, तो उसका वेज रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वेज रेट जब कम हो गया यहाँ, तो जो उसकी डिमांड कर्व बनेगी ना, पहले डिमांड कर्व थी कौन सी? ये वाली, ठीक है। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व से तो आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे अब मेरे ख्याल से, और होना भी चाहिए। और अब जब वेज रेट उसके कम हुए तो हुआ क्या? जो नई डिमांड कर्व बनी वो ये वाली बनी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, 2 बातें हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वेज रेट हुआ है कम, वेज रेट हुआ है कम तो डिमांड कर्व आई है कहाँ? नीचे की तरफ, ठीक है। ये मैं तीर का निशान बना देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, जब वेज रेट कम हुए तो फर्म ने क्या सोचा कि लेबर सस्ते में मिल रही है, तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को हायर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें। तो जब ये सिचुएशन हुई तो जो लेबर थी उसको क्या मिल गई? जॉब मिल गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो यहाँ से ये डिमांड कर्व दोबारा से शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब जब फर्म लेबर को हायर करना शुरू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि फर्म सोचेगी कि चीज़ें सस्ती मिल रही है, मतलब लेबर सस्ते में मिल रही है। तो डिमांड कर्व लेबर, तो डिमांड कम, मतलब लेबर की सप्लाई है वो कम हो जाएगी और डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी दोबारा से, ठीक है। तो ये दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी, सही हो गया। तो ये था इसका ग्राफ। अच्छा, अच्छा जी, ये बात कह तो दी, बड़ी आसान है, मगर माने कैसे? हमें ये पता है कि जो लेबर है वो एक ख़ास किस्म के वेज रेट से कम वेज पे काम करने के लिए तैयार नहीं होती। मैं आपको बताऊँ, वो घर पे बैठा रहेगा लेकिन मज़दूरी अगर कम मिले तो काम नहीं करेगा। तो ये असल हकीकत भी है। और इसी वजह से जो क्लासिकल इकोनॉमीज़ है उस पे ये एतराज़ उठा कि वेज जो रेट है वो एक ख़ास लेवल से ज़्यादा कम तो हो ही नहीं सकते। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वेज रेट हम कम कर दें, जिसकी वजह से फर्म सोचेगी कि लेबर सस्ते में मिल रही है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ये था क्लासिकल व्यू, इसका ग्राफ, और इस ग्राफ की ये पूरी कहानी, ये जो
पैराग्राफ है, ठीक है। ये मैं आपको बयान कर चुका, दोबारा से अगर मैं पढ़ूँ तो मेरे ख्याल से ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। अच्छा, अब लेबर के हवाले से ही क्लासिकल व्यूज़ हमने देख लिए। क्या कहा कि जब सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, कीमत कम हो जाती है, कीमत कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये क्लासिकल थी। केन्जियन ने क्या कहा इस बारे में? देखिए, केन्जियन के व्यू इसे थोड़ा सा मुखालिफ और हट के था। हमें ये पता है कि लेबर जब काम करती है तो उसको फर्म्स की तरफ से वेजेस मिलते हैं, उजरत। अब उन्हीं पैसों से वो चीज़ें खरीदती हैं जो कि फर्म बनाती है, ऐसे ही है ना बात। तो अब फर्म जब ये सोचे कि लेबर की सप्लाई ज़्यादा हो गई, वेज रेट कम हो गया, तो फर्म ज़्यादा चीज़ें क्यों बनाए? क्योंकि वेज रेट कम हो गया। अब जो लेबर है, जिस लेबर ने फर्म की चीज़ें खरीदनी है, उनका वेज रेट कम हो गया, मतलब उनके पास पैसे कम हो गए। जब उनके पास पैसे कम हो गए तो फर्म की चीज़ें कौन खरीदेगा? ठीक है, तो ये था केन्जियन व्यू। ओहो, ये उससे भी आसान है, मैं बताता हूँ। देखें, ये लेबर की सप्लाई कर्व है, अच्छे से वाकिफ़ हैं आप लोग, ठीक है। और ये है डिमांड कर्व। इनिशियली हमने इसको कंसीडर करना है, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा कि जब लेबर का वेज कम होगा, ठीक है, या लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, तब क्या होगा? प्राइस जो है वो कम होगी, तभी डिमांड बढ़ेगी ना। लेकिन अगर लेबर की डिमांड कम हो जाती है, क्यों कम होगी भाई लेबर की डिमांड? अभी तो बताया केन्जियन ने बताया कि क्योंकि लेबर के पास पैसा ही नहीं है फर्म की चीज़ें खरीदने के लिए। तो फर्म पागल है ऐसे ही चीज़ें बनाती रहे, जब उसकी चीज़ें बिकेगी ही नहीं तो लेबर की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ बना नहीं रही, तो बनाने के लिए आदमी चाहिए, तो आदमी की डिमांड कम हो जाएगी। जब लेबर की डिमांड कम हुई तो डिमांड कर्व शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे। ऐसे ही है ना, ठीक है। तो न्यू जो वेज रेट बनेगा वो जनाब यहाँ हो जाएगा, जो कि पुराने वाले वेज से क्या होगा? कम होगा। ये ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है। ओरिजिन के जितना करीब होगा उतना कम होगा, तो ये होता है ओरिजिन। अच्छा, ये हो गया एक ऑफसेट। अच्छा, अब मैं बताऊं, जब एक मर्तबा ऐसा हुआ तो पहले जो लोग काम कर रहे थे उनके पास भी पैसा आ रहा था क्योंकि वो काम कर रहे थे, लेकिन फर्म ने इन लोगों को निकाल दिया, ये जो डिमांड थी इसको भी निकाल दिया, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अब ज़रूरत नहीं थी तो इनके पास भी पैसे क्या हो गए? ख़त्म हो गए, क्योंकि कमा ही नहीं रही है, ठीक है। अब जब डिमांड कम हुई, ये भी नहीं कमा रहे, तो जो फर्म है, फर्म की चीज़ें कौन खरीदेगा? क्योंकि ये कमा नहीं रहे, इनके पास पैसे ही नहीं है, तो खरीदेंगे कैसे? ठीक है। तो क्या होगा? जो फर्म की डिमांड है जनाब वो क्या हो जाएगी? वो और भी कम हो जाएगी। हाँ जी, जब डिमांड मज़ीद कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? लेबर भी कम हो जाएगी, वो चीज़ें भी कम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो फिर दोबारा लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें कम प्रोड्यूस करेंगे। अब ये वाले लेबर जो अनएम्प्लॉयड हुई है, महीने 2 महीने के बाद इसके पास जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये क्या खरीदेगा? कमा ही नहीं रहा तो कुछ नहीं खरीदेगा। जब कुछ नहीं खरीदेगा तो फर्म दोबारा देखेगी कि उसकी चीज़ें तो बिक ही नहीं रही, कोई खरीद नहीं रहा, तो जो बाकी लेबर वो भी, तो फिर दोबारा वो फर्म मज़ीद चीज़ें कम बनाना शुरू कर देगी, तो फिर डिमांड कर्व यहाँ आ जाएगी लेबर की, क्योंकि चीज़ें कम बना रही है तो लेबर भी कम चाहिए होगी, तो यहाँ आ जाएगी। इस तरह चलते चलते एक वक्त आएगा कि आपकी इकॉनमी जो है वो बैठ जाएगी, ठीक है। देखें, इस पूरे पैराग्राफ में यही कहानी लिखी हुई है, तो अगर मैं ये बात रिपीट करता हूँ तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा ना। तो सारा मैंने पैराग्राफ में बता दिया टेबल में, ये पैराग्राफ ऐसा ही है। वो मैंने इनके नाम नहीं बताए, डिमांड कर्व के डी एल प्राइम और स्टारिक, तो बस इसने नाम बताए हुए हैं, बाकी सारी बातें यही हैं। अच्छा, एक फ़र्क था लेबर के हवाले से, दूसरा फ़र्क है लोनेबल फ़ंड के हवाले से, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम जो पैसे जमा करते हैं बैंक में, जमा करवाते हैं, बैंक वो इंडस्ट्रीज़ को, फर्म्स को लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट वसूल करता है, ठीक है। जब हम सेविंग ज़्यादा करेंगे तो हम ज़्यादा बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, ठीक है। और बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक क्या करेगा? कम इंटरेस्ट पे लोन दे देगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा है उसके पास। अब अगर हम सेविंग कम करेंगे तो बैंक के पास कम पैसा जाएगा, वो अगर कोई लोन लेने उसके पास आएगा तो वो नाज़ो नखरे करेगा और जनाब इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगाएगा। तो ये थी इसकी कहानी। अब मैं बताता हूँ कि क्लासिकल व्यू ने क्या कहा और केन्जियन व्यू ने क्या कहा। देखिए, क्लासिकल जो थे, मैं बताऊँ, उन्होंने ये कहा कि हम ये करें कि सेविंग ज़्यादा बढ़ाएं, सेविंग बढ़ाएं और उससे बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो जो इंटरेस्ट है बैंक
वो कम लेगा। लोनेबल फंड, इंटरेस्ट या लोनेबल फंड एक ही बात है, ठीक है। तो जो फर्म है उसको कम इंटरेस्ट पे चीज़ें मिलेंगी और फर्म इस तरह से ज़्यादा लोन लेगा और चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा लेबर चाहिए होगी और ये सारे मामला सेट हो जाएंगे, ठीक है। सेविंग, सिर्फ एक सेविंग करवाने से, मैं बता देता हूँ दोबारा, सेविंग करेंगे, सेविंग से जो है बैंक में पैसा जाएगा, बैंक में ज़्यादा पैसा हो जाएगा, जिसे इंटरेस्ट बैंक कम लेगा। जब इंटरेस्ट कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी फर्म, ठीक है, और उस वजह से फिर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जाएगी। ये थी क्लासिकल व्यू। ग्राफ भी बता देता हूँ। इसका ग्राफ कोई मुश्किल नहीं, सादा सा है। ये एक सप्लाई है जो कि हाउस होल्ड सेविंग करके प्रोवाइड कर रहा है, और ये एक सप्लाई है और ये एक डिमांड है, ठीक है। तो एक इसमें हाउस होल्ड जो है सप्लाई कर रहा है और एक ये डिमांड जो कि फर्म कर रही है लोन के लिए। इसमें मतलब एक, और फिर ये इक्विलिब्रियम बन रहा है यहाँ पे। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे सप्लाई और जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये पैराग्राफ जो है इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी चंद लम्हे पहले आपको बताई है। देखिए, ये एक पैराग्राफ हमने देख लिया था। अब ये डॉटेड जो लाइन है ये एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा ऐसे हुई है कि ये थी सप्लाई की लाइन, मैं आपको बता दूं। सप्लाई जब हमने बढ़ाई, सप्लाई कैसे बढ़ाई है हमने, सेविंग करके हमने सप्लाई बढ़ाई, सप्लाई बढ़ी है, ये सप्लाई लाइन आ गई अब डॉटेड वाली, ठीक है। अब ये न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो ये हो गया है। अब देखें इसके अगेंस्ट जाएं तो ये देखें, ये यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया, पहले इतना था, ज़्यादा था, और अब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो पहले इस पॉइंट पे इंटरेस्ट पे जो डिमांड थी वो कितनी थी, लोन की इतनी थी। अब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो डिमांड कितनी हो गई, इंटरेस्ट की ज़्यादा हो गई ना। यही बातें मैंने आपको बताई हैं। तो क्लासिकल ने यही कहा था कि सेविंग हम करेंगे जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम होगा और जो फर्म्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी। अच्छा, अब इसी लोनेबल फंड में हमने क्लासिकल का तो देख लिया क्या व्यूज़ थे। अब हम देखते हैं केन्सियन साहब के क्या व्यूज़ थे। केन्सियन साहब ने फरमाया कि देखिए, जो इनकम होती है उसके दो एक काम हो सकते हैं, या तो आप इस्तेमाल कर लें या सेव कर लें। जब आप सेविंग ज़्यादा करेंगे तो आप कंज्यूम कम करेंगे, जाहिर सी बात है। जब कंजम्पशन कम हो जाएगी तो जो फर्म्स की चीज़ें हैं जो कि कंज्यूमर ख़रीद रहा है, कंजम्पशन कम होगी तो वो भी कम हो जाएगी ना, ठीक है। तो यही बातें हैं। तो फर्म की चीज़ें कोई नहीं खरीदेगा, तो जो उसकी डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, और इसी वजह से वो नए जो चीज़ें हैं या नई यूनिट जो है वो नहीं लगाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाली चीज़ें उसकी नहीं बिक रही। तो ये बातें हैं। इसके ग्राफ पर भी मैं चला जाता हूँ। हम्म, हम्म, तो ये देखें, ये बिल्कुल सेम चीज़ है जो पहले हम पढ़ चुके हैं ग्राफ क्लासिकल में। ये हिस्सा तो सेम है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। ये हमने यहाँ तक देख लिया था कि सप्लाई क्या करें, हम बढ़ा दें, ठीक है, सेविंग कर करके। तो ये सप्लाई का नया एक कर्व आ गई, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गई। तो देखिए, फर्म ये सोचती है, देखती है कि पहले वाले उसके यूनिट नहीं बिक रहे तो नए यूनिट क्यों लगाए। तो जो एक्चुअली जो डिमांड थी ना, वो फर्म क्या करेगी, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पहले वाले यूनिट ही वही बात के नहीं बिक रहे, तो नए यूनिट के लिए वो कर्जा क्यों ले, ठीक है। तो लोनेबल फंड की जो डिमांड है वो कर्व शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये नई डिमांड कर्व आएगी, ठीक है, और फिर इस पे जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो जनाब इस पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। और देखें, ये एक्चुअल जो था उससे भी क्या हो गया, कम हो गया। हालांकि इंटरेस्ट रेट भी हमने कम कर दिया, सेविंग भी करवा दी, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था या जो लोन लेना था वो उतने का उतना ही रुका रह गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्रीगेट डिमांड की, और इसकी कर्व भी, कर्व तो बिल्कुल सिंपल ही है। तो एग्रीगेट का मतलब होता है मजमूई, ठीक है। तो किसी भी इकॉनमी की जो मजमूई डिमांड होती है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। एग्रीगेट डिमांड इज़ टोटल प्लान्ड और डिजायर्ड स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर इन इकॉनमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली 1 ईयर, 1 साल होता है तकरीबन। एग्रीगेट डिमांड इज सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होती है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये है एग्रीगेट डिमांड। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। एग्रीगेट डिमांड जो है डाउनवर्ड स्लोप होती है दोनों के लिए। ये डिमांड कर्व है सिंपल सी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं।
उसके बाद है एग्रीगेट डिमांड का जो है ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, क्योंकि 3 इफेक्ट है, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, वेल्थ इफेक्ट और इंटरनेशनल परचेजिंग पावर इफेक्ट है। देखिए इंटरेस्ट रेट तो हम बात कर चुके, तो प्राइस लेवल इंक्रीज़ होगा, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, ठीक है, डिमांड के लिए। और वेल्थ इफेक्ट है, प्राइस लेवल इंक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और वर्क थ्रू द रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। तो इसमें होगा कि क्या कि जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो कम हो जाएगी, ठीक है। इंटरनेशनल परचेजिंग पावर इसमें ये होगा कि देखें एक चीज़ पाकिस्तान में सस्ती बन रही है, ठीक है, और उसकी जो मेयार है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो बनने वाली चीज़ है उसके मुकाबले में ज़्यादा है। एक तो सस्ती है और मेयार भी अच्छा है, तो जो बैरून मुल्क है तो वो हमारी चीज़ों को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो इन वजूहात पर जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड। एग्रीगेट डिमांड कर्व का फैक्टर डेट शिफ्ट्स एग्रीगेट डिमांड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, याद रख लें 5 नंबर का इंशाल्लाह। सबसे पहला ये है कि जो कंज्यूमर है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है, उसने ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, ठीक है। विलिंग टू पे एट ईच लेवल ऑफ प्राइस, देयर आर ऑटोनमस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू बेटर बिजनेस प्रोस्पेक्ट। इसका ये है कि देखिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाए किसी भी सूरत से, बेहतर कारोबार के मौके अगर उसको मैसर हो, या माहौल कारोबार के लिए बड़ा साजगार हो, तो उस सूरत में हो सकती है, ठीक है। तीसरा है द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर और रिड्यूसिंग टैक्स, ये तो सादा सा है। नेट एक्सपोर्ट्स राइस एट ऑल प्राइस, जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाए, यानी आप जो चीज़ें बना रहे हैं वो बाहर भेज रहे हैं दूसरे ममालिक, तो वहाँ वो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर से मुराद ये है कि फ़र्क ही ना पड़े कि आप चीज़ कितनी महंगी बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे जो शिफ्ट करवा रहे थे, इसमें जो सवाल थे, कंसेप्ट्स थे, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, तो समझ भी आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं लेक्चर 27 में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।